ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारी चिरंतन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, यह हमें संदेश देती है जब भी अधर्म और धर्म के बीच का द्वंद्व होता है तो अपेरेंटली हमेशा अधर्म की पावर ज्यादा होती है। पर परिणाम क्या होता है? वो जो सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पे लिखा है, यतो धर्मस् ततो जयः। तो इसलिए आप ये समझिए कि हम अपने अर्थ का प्रयोग सकारात्मक दृष्टिकोण से कर रहे हैं। हम दुनिया को डोमिनेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया को मोटिवेट करने के लिए कर रहे हैं। अब मैं अंत में जो सतीश शर्मा जी ने कहा था कि भाई हिंदू रेडिकलाइज क्यों नहीं, इसका कारण यह है कि हम वो थे जिसने प्रॉस्पेरिटी की पीक देखी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आज खेल संसद का आयोजन किया गया है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। सबसे ज्यादा युवा आबादी आज की डेट में दुनिया में कहीं है तो भारत में है। और युवा शक्ति का अगर सबसे अधिक मुखर प्रदर्शन किसी क्षेत्र में नजर आता है तो वो खेलों के क्षेत्र में नजर आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि भारत की युवा शक्ति को यदि अपने वास्तविक रूप में दुनिया के सामने आना है तो बगैर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हुए यह आना संभव नहीं होगा। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आई थी 1998 में, तो उससे पहले 50 साल तक ज़्यादातर समय कांग्रेस की सरकार रही और कुछ समय अन्य दलों की सरकार रही थी। तो भारत की जो विकास दर थी वो बहुत कम हुआ करती थी। 50, 60 और 70 के दशक में 2 से 2.5%, 3% के आसपास होती थी। मगर जब हमारी सरकार आई तो हमने विकास दर को एक लंबी छलांग दी। 5% विकास दर से हम 8.5% पे ले गए थे। मगर अब मैं कहना चाहता हूं ठीक उसी प्रकार से जो खेलों की विकास दर है वो आज़ादी के 66 साल बाद भी संतोषजनक स्थिति में नहीं है। यदि हमारी सरकार आती है तो हम यह प्रयास करेंगे कि वह परिस्थिति उत्पन्न हो कि ओलंपिक में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, खासकर ओलंपिक में जहां हम 1-2 स्वर्ण पदक प्राप्त करके ही बहुत संतोष का अनुभव कर लेते हैं या 2-4 पदक प्राप्त करके ही हमें अपनी उपलब्धि अनुभव होने लगती है, वह परिस्थिति बदले और भारत भी दुनिया के अग्रणी देशों में आए और ओलंपिक में भारी मात्रा में हम पदक प्राप्त करने में सफल हों। देखिए, जब खेल की बात आती है तो एक बिंदु और भी है। खेल से हमें प्राप्त क्या क्या होता है। जैसा कि अभी मोहिंदर लाल जी अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि जब नेपोलियन ने लड़ाई लड़ी थी वाटरलू की, तो उसके सिपाहियों को प्रेरणा मिली थी जिस प्रकार से वो खेल खेलते थे उन नियमों से। मैं कहना चाहूंगा कि जब हम खेल खेलते हैं तो सिर्फ हमारा मनोरंजन ही नहीं होता है, स्वास्थ्य लाभ ही नहीं होता है, शरीर में नई ऊर्जा ही नहीं आती है, बुद्धि का विकास ही नहीं होता है, बल्कि इसके साथ साथ एक सौहार्द और देशभक्ति की भावना भी पनपती है। आज हम लोग कहते हैं कि यदि हम राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए हैं और लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और हमें यदि उसमें विजय प्राप्त करनी है तो सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हम कहते हैं टीम स्पिरिट की जरूरत है। टीम स्पिरिट कहां से आती है? जब हम खेल भावना से खेलते हैं तो जब पूरी की पूरी टीम खेलती है उसमें इस बात का महत्व नहीं होता है। जैसे हॉकी का खेल होता है कि गोल जाकर किसने किया, फुटबॉल के खेल में आखिरी किक किसने मारी, उससे ज्यादा महत्व इस बात का होता है कि पूरी टीम ने किस प्रकार से प्रयास कर कर गेंद को गोल पोस्ट तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। आगामी चुनाव में भी यदि हमें चुनावी सफलता हासिल करनी है तो हर कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष पे बैठे हुए हमारे नेताओं श्री नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह जी तक सब लोगों को मिलकर वह सम्मिलित प्रयास करना होगा कि आखिर में हमारी गेंद 272 वाले गोल पोस्ट को पार कर सके। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, भारत में जो स्पोर्ट्स होता था, आपने सुना होगा कि पुराने जमाने में राजा लोग लड़ाई लड़ते थे भारतीय संस्कृति में, तो जीतने के बाद किसी को मार नहीं देते थे, जीतने के बाद उसको छोड़ देते थे, जिसके बारे में कुछ विदेशी इतिहासकारों ने लिखा है कि भारत में राजा जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ाई लड़ते थे, जैसे शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह लड़ाई लड़ते थे कि जीत गए और उसके बाद छोड़ दिया। और आज आप देखते हैं क्या होता है पश्चिमी जगत में। क्या था, आपने खेलों के बारे में सुना होगा, रोम का कोलोसियम था
जहां पर ग्लैडिएटर्स लड़ाई लड़ते थे, दो योद्धा खड़े होते थे, जब तक दोनों में से एक मर नहीं जाता था वो खेल चलता रहता था। या एक जानवर और एक आदमी की लड़ाई होती थी और वो खेल तब तक चलता रहता था जब तक दोनों में से एक खत्म ना हो जाए, और जनता उसका आनंद लेती थी। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे और उनकी सोच में कितना अंतर है कि हम युद्ध को भी मरने मारने के विषय की बजाय एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से लड़ते थे, और वो खेल को भी मरने मारने के खेल के रूप में लड़ते थे। ये हमारी सोच, भारत की सोच और पश्चिम की सोच में अंतर था, जो खेल से लेकर राजनीति तक और राजनीति से लेकर युद्ध तक दिखाई पड़ती थी। आपको पता है इस देश की सबसे अधिक एजुकेटेड कम्युनिटी कौन है? पारसी, 0.1% की माइनॉरिटी। सबसे प्रॉस्परस कम्युनिटी कौन है? जैन, 1% की माइनॉरिटी। सबसे इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी कौन है? सिख, 1.8% की माइनॉरिटी। क्रिश्चियंस में भी एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा, और जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी है, सारी की सारी समस्या उसको। बीजेपी ने जब उत्तर प्रदेश और बिहार में राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए थे, यूपी से कई नेताओं का नाम आगे चल रहा था, लेकिन बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की सीट से सुधांशु त्रिवेदी का नाम तय कर केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताया। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 2014 के आम चुनाव में सुधांशु त्रिवेदी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस चुनाव के दौरान मीडिया और कम्युनिकेशन की कोर टीम का वो हिस्सा थे। इस कोर टीम का जिम्मा पूरे चुनाव में निगरानी करना और दिशा तय करना था। इस टीम में सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और अमित शाह जैसे बड़े नेता शामिल थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी में सुधांशु त्रिवेदी का रोल वर्षों से कितना अहम रहा है। चित्रकूट के घाट की घटना थी कि अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास जी दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना वो मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा रहे थे। वो गंगा जमुनी तहजीब को अगर आप कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि धूरी धरत निज शीस पर। अरे धूल क्यों सर पे लगा रहे हैं? कह रहीम के ही काज, क्यों कर रहे हैं ये? तो रहीम ने क्या जवाब दिया? जेही रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वह रज जो भगवान राम के चरणों की वह रज ढूंढ रहा हूं, जिससे मुनि की पत्नी तर गई थी, मेरा भी उद्धार हो जाए। मगर कोई समस्या नहीं थी। आज बुल्ले शाह होते, फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है। करेक्ट। और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते। ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। षड्यंत्र पूर्वक योजना बनाकर यदि किसी को कुचला गया है तो ये तो जांच के बाद ही तय होगा, क्योंकि षड्यंत्र तो जांच के बाद ही तय हो सकता है ना, पहले नहीं। जिन लोगों को लाठियों से पीट पीट कर मारा गया वो तो सरेआम सरासर हत्या है, उसमें तो कोई किंतु परंतु की गुंजाइश ही नहीं है। मगर उन 4 हत्याओं के बारे में कोई बातचीत नहीं है, ना कोई बोल रहा है कि इनके हत्यारों को सजा होनी चाहिए, इनके हत्यारों को पीछे जाना चाहिए। नहीं, केवल 4। चूंकि यहां पर विषय मानवीय संवेदना और हार्दिक पीड़ा का नहीं है, राजनीतिक लाभ और हानि को देखकर करने की बात है।